हाँ, तो वेग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक औसत वेग और कौन से ताक्षणिक। एक को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा इंस्टा अब जरा इसका ग्राफ समझो। एक चीज ध्यान ले समझ लो, इस चैप्टर में ग्राफ बहुत सारे हैं और जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए ग्राफ तो इतने आसानी से समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे बार बार तुम यूज़ करोगे स्ट्रेट लाइन का। 10th क्लास में मैथ्स में एक टॉपिक होता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या कुछ उसका इक्वेशन होता है ना इस तरह से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप की एक इक्वेशन आएगी। और जनरली सारे के सारे ग्राफ में मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा। जब मैं ऐसे वाले ग्राफ समझाऊंगा तो पहले तुम लोग को मैं इक्वेशन समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इस इक्वेशन की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो दो टॉपिक है हमारे, कौन से, एवरेज रेट और इंस्टाटेनियस, इसको समझने के लिए ये ग्राफ भी तुम्हें समझना ज़रूरी है। देखो ये एनसीईआरटी का एक ग्राफ है, समझते हैं इसमें है क्या। यहाँ पे तुम देखोगे T1 लिखा है, T2, फिर T, जनरल एक टाइम ले लिया। तो अगर टाइम T1 है, ध्यान से समझो, तो इस समय कोई ना कोई सांद्रता होगी, किसकी, अभिकारक की भी और उत्पाद की भी, क्योंकि हम स्टार्ट मान लो यहाँ से कर रहे हैं इस जगह से, ये टाइम होता है 0, ये जो बिल्कुल कोने वाला पॉइंट दिख रहा है ये टाइम क्या होता है 0। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक T1 तक पहुँच गया, इसका मतलब कुछ टाइम हो चुका है, रिएक्शन होने लगी है। तो जब टाइम इतना हो गया होगा तो इस समय तुम्हारा जितना भी अभिकारक होगा वो किस में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो गया होगा, उत्पाद में। तो अभिकारक की जो भी प्रारंभिक मात्रा होगी, जो भी उसका इनिशियल अमाउंट होगा, वो उतना तो नहीं बचा होगा ना। मान लो तुमने स्टार्ट किया 5 मोल से और इस टाइम तक आते आते वो बचा है 4 मोल, कितना बचा है, तो अब उसकी जो सांद्रता बची हुई है जिसे हम R से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं। एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे अब हम दो वर्ड यूज करा करेंगे, R0 और R। R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, कौन सी, इनिशियल, और ये कौन सी, फाइनल कह दो या रिमेनिंग कह दो। रिमेनिंग का मतलब जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है। हो सकता है इन्होंने अभी इसमें R2 और R1 लिखा हो, बट उससे कोई फर्क नहीं होगा। R0 समझ में आ रहा है क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसा भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 मोल से, कितने से, तो R0 5 मोल होगा। शुरुआत तुम किससे कर रहे हो, उसको तुम किससे दिखाओगे, R0 से। फिर ये R क्या है, ये एक टाइम के बाद में बची हुई सांद्रता है। लेकिन अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को दो अलग अलग या तीन अलग अलग टाइम पे करा रहा हूँ, जैसे मान लो पहले मैंने T1 टाइम पे आके देखा, तो T1 टाइम पे जो सांद्रता बची होगी मैं उसको क्या नाम दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिएक्शन को रोक नहीं रहा हूँ, मैं रिएक्शन को और आगे करा रहा हूँ। मैं अब आगे कहाँ तक पहुँच गया, तो अब ऐसे समझो तुमने 5 मोल से स्टार्ट किया, T1 तक जाते जाते सांद्रता बची है 4 मोल, कितनी बची है, बट फिर से तुमने कहा कि चलो ठीक है थोड़ी रिएक्शन को और करवा लेते हैं। तो अब तुम कौन से टाइम पे पहुंच गए, T2 पे, कहाँ पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है अब सांद्रता थोड़ी और कम हो गई होगी। T1 पे सांद्रता कितनी हो गई थी, कंसंट्रेशन 4, तो इतना तो कंफर्म है ना कि T2 तक जाते जाते टाइम और तुमने ज्यादा दे दिया तो कंसंट्रेशन कम हो गया होगा, मान लेते हैं 3 हो गई, कितनी हो गई, समझ में आ रहा है इतना। तो स्टार्ट तुमने कितने से किया, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हुआ 4, T2 पे कितना हुआ, तो ऑब्वियस बात है इतनी सी चीज को लेकर तुम ग्राफ तो आराम से बना सकते हो। ग्राफ बनाने में क्या करना होता है, जैसे इसमें एक लाइन पे तुम क्या लेके चल रहे हो, तो दूसरे पे क्या लेके चल रहे हो, सांद्रता। इतनी फिजिक्स में ग्राफ सबने बनाया होगा, ठीक है। अगर तुम लोगों पे फिजिक्स है तो इतना तो तुमसे उम्मीद किया जा सकता है कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ सबने बनाया है। और फिजिक्स में 11th में इतने सारे ग्राफ थे, गति वाला पूरा चैप्टर था ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और इसमें भी 12th में भी होगा ही। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल ग्राफ है उसके मुकाबले। तो देखो जरा समझ लो, जब टाइम तुम्हारा कितना है T1, तो इस समय मान लेते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, तो इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हो और इसको जहां मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे तुमने स्टार्ट कितने से किया था 5 से, तो वो 5 ये है, ध्यान रखना R0। अब कहोगे सर
शुरुआत वाली कंसंट्रेशन आप ऊपर क्यों लिख रहे हो? कोई बता सकता है? भाई जब टाइम 0 होगा, तुम देखो तुम इस पे क्या ले रहे हो, सांद्रता। ग्राफ को ध्यान से समझना है, जल्दी कोई नहीं है। अगर आज पूरे लेक्चर में मैं ग्राफ ही समझाऊंगा तो भी ठीक है, क्योंकि आगे के ग्राफ तुम्हें फिर समझ में आसानी से आएंगे। इस पे तुम टाइम ले रहे हो, टाइम की शुरुआत तुम 0 से कर रहे हो। किससे? लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो ज्यादा से ज्यादा तुमने शुरू में ले रखा है ना, किसके? रिएक्टेंट के। याद रखो कि ये जो आर है ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए। ये ग्राफ मैं प्रोडक्ट का नहीं बना रहा हूं। अगर मैं ग्राफ प्रोडक्ट का बनाऊंगा, उत्पाद का, तो उसे भी मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उत्पाद स्टार्टिंग में 0 ही तो होता है। प्रोडक्ट कितना होता है स्टार्टिंग में? 0। लेकिन हम ग्राफ टाइम और अभिकारक का ले रहे हैं। तो जब टाइम 0 होगा उस समय उत्पाद की जो किसकी, अभिकारक की जो मात्रा होगी, जो सांद्रता होगी, वो अधिकतम होगी। जितना तुम ले सकते हो, शुरुआत तुम उसी से कर रहे हो ना। तो मैंने शुरुआत कितने से किया? तो मान लो ये जो R0 है ये 5 है। कितना है ये? बढ़िया। तो अब अगर मैं क्या कहते हैं, जब रिएक्शन जैसे से आगे की तरफ होगी तो तुम्हें क्या लगता है कि सांद्रता तो कम होगी ना, कंसंट्रेशन। तो ये लाइन नीचे की तरफ आएगी या ऊपर जाएगी? नीचे आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ थोड़ी रहा है, 5 से नीचे कम होगा। तो मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये 5 है तो ये 4 है। ये कितना है? जो क्या हो गया? R1। ये हो गया तुम्हारा कितना? अगर तुम थोड़ा सा और कराते हो तो यहाँ पे मान लो कितना हो जाता है? 2। यहाँ पे कितना होता है? 1। खत्म हो जाता। सही है। तो ज्यादा हमें नहीं करना। अगर तुम इतने सारे लेके चलोगे तो तुम्हारे एग्जाम का ग्राफ भी बहुत बेकार सा दिखेगा। तो एग्जाम में भी कभी ग्राफ अगर आ जाता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें T1 लेना है। क्या लेना है? ये तो हमेशा लेना है R0। फिर एक जगह क्या लेना है? R1। और एक जगह क्या लेना है? देखो जब टाइम 0 है तो इस समय प्रारंभिक मात्रा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? 5। थोड़ा सा तुम आगे बढ़ गए, यहां तक टाइम पहुंच गया, ऊपर की तरफ गए, जहां पे तुमने 4 लिखा था मान लो, उसको दोनों का तुमने आपस में मिला दिया। तो पहला पॉइंट यहां पर आ गया। फिर तुम यहां पर आ गए T2 पे। T2 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है? R2। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, टाइम तो आगे बढ़ाया ना। तो तुम अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे और जहां पे ये है दोनों को मिला दोगे। ग्राफ बन गया। इसी तरीके से तुम आगे जा सकते हो। मान लो तुमने अब टाइम कितना दे दिया? T। तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन को तुम बोलोगे R। क्या बोलोगे? क्योंकि अब 1 और 2 तो लगाना खत्म कर दिया हमने, तो जरूरी नहीं है। और तुम उसके बाद में देखो, तुमने ग्राफ अपना यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमें पता है कि जैसे एक थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। यहाँ पे क्या चल रहा है? T। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखो। तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक पॉइंट तुम्हारा कहाँ पर आया था? इस जगह पे ये, और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर आया। यही तो हुआ। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करो, तो सीधी लाइन तो आने वाली है नहीं। ये लाइन कुछ इस, तो तुम्हें तो मिलाना तो फिर भी है ना, तो तुम इसी तरीके से तो मिलाओगे, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब ये जो ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, अब तुम इसे ग्राफ की मदद से, इस ग्राफ की मदद से तुम्हें ये दोनों के दोनों रेट बताने हो, किसी को एवरेज वाला भी और इंस्टेंटेनियस भी, तो तुम कैसे बताओगे वो समझाने जा रहा हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज की। किसकी? तो एवरेज में मैं तुम लोगों से कहा था, सिंपल होता है, हम अच्छा खासा टाइम देते हैं, उस टाइम के ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। तो तुमने देखो, तुमने एक टाइम दिया T2 और एक टाइम दिया कितना? तो तुम ये वाला गैप ले रहे हो, तो इस वाले गैप पे ये टाइम का गैप हो गया। तो तुम एवरेज रेट कैसे निकालोगे? देखो RAV लिख लिया। R का मतलब वेग, वेग को हम किसे दिखाएंगे? R से। AV का मतलब एवरेज, साइन क्यों? अभिकारक के साथ में, डेल्टा R डेल्टा T। अब तुम ये देखो, यहाँ पे इस चीज को देखो भाई, डेल्टा T को हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। ऐसे समझो, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो, स्टार्ट तुमने 0 से किया था, T1 टाइम को तुम मान लो 5 मिनट, 5 मिनट हो गया। फिर थोड़ा सा T2 पे पहुंचे, इसे मान लो 8 मिनट, 10 नहीं कर रहा, आराम से 8 किया है। तो अब अगर तुम्हें क्या कहते हैं, डेल्टा T निकालना तो 3 ही तो आएगा। तुम ये मत सोचना कि सर स्टार्ट तो आपने 0 से किया था, तो 0 से 5 और फिर 0 से फिर 8, नहीं, तुम्हें ये वाला गैप देखना है बस, T2 और T1 का। किसका देखना है? क्यों देखना है ये वाला गैप भाई? क्योंकि हम कंसंट्रेशन भी तो इन दोनों का ही देख रहे हैं ना, T1 पे कितना कंसंट्रेशन है और T2 पे। तो डेल्टा R की जगह पर देखो तुम क्या लिख रहे हो? R2 माइनस R1। और डेल्टा T की जगह पर तुमने क्या लिखा? T2 माइनस T1। एक और चीज समझो, अगर मान लो मैं तुमसे क्या कहते हैं, ये ग्राफ ज्यादा प्लॉट नहीं करवाता, तुम्हारा ये ग्राफ सिर्फ T1 तक का होता, कितना होता? तो तुम यहाँ पे क्या लिखते?
डेल्टा टी की जगह पर तब तुम क्या लिखते, देखो ध्यान से समझो, तब तुम लिखते T1 माइनस टी नॉट। अभी टी नॉट क्या है, 0 टाइम, टी नॉट क्या है, तब कितना होता है इन दोनों का गैप, बताओ कोई तुम में से, 5 मिनट। 0 से T1 तक ही तो गए हो, लेकिन हमने T1 और T2 का गैप लिया है। किसका लिया है, तो डेल्टा टी की जगह पर तुम T2 माइनस T1 लिखोगे, T2 की जगह पर तुम क्या लिखोगे 8, T1 की जगह पर 5, तो तुम्हारा टाइम नीचे कितना आ जाएगा 3। अब ये कॉन्सेंट्रेशन वो भी तुम निकाल सकते हो भाई, R2 में से किसको माइनस करना है, R1 को, तो R2 कितना है 3, R1 कितना है 4, कितना आ जाएगा -1, माइनस और माइनस साइन पहले से ही रहता है तो क्या हो गया +1/3। तो ये जो निकल कर आया ना 1/3, ये कौन सा रेट आया, तो एवरेज रेट को निकालना बहुत सही है, सिंपल है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी को तुम एग्जाम में लिख के आ जाओ T2 माइनस T1 अगर तुम्हें टाइम दे रखा है तो। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पे, तो तक्षणिक होता है, तक्षणिक का मतलब उसी समय, ठीक है, एट द टाइम। तो इसको निकालने का ना हमारे पास, क्योंकि जो चेंज होता है ना, बिल्कुल अगर मान लो तुमसे क्या कहते हैं बहुत जल्दी वाला कह रहे हैं कि हाँ अभी निकाल के दिखाओ, तो थोड़ी देर का ही चेंज देखते हैं, और उस समय क्या कहते हैं हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज ना करके हम क्या करते हैं, देखो इस वाले ग्राफ को समझो, ये ग्राफ जो तुम्हारा इस तरह से जा रहा है, इस ग्राफ पे कहीं पर भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट को क्या कहते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, देखो ये वैसे क्या कहते हैं उनको पता होगा मैथ्स वालों को, जैसे कोई सर्किल है, इस सर्किल पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको, हाँ स्पर्शरेखा का, तो ये जो टेंजेंट है इसको बस ड्रॉ कर लेते हैं, और इसकी जो ये जो लाइन है बस ये वाला पॉइंट जहां पे टेंजेंट ने इसको टच किया है, वहां पे जो भी वैल्यू आ रही होगी ना, वही उसके लिए क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो भी ग्राफ जा रहा था उस पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ने जहां पर उस लाइन को टच किया है बस वो पॉइंट तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। जिसको दिखा सकते हो तुम, कैसे दिखा सकते हो भाई, माइनस का dr अपॉन dt, और लिखा क्या देखो माइनस का ढाल, यही तो लिखा है ना, क्या फॉर्मूला लिखा है जैसे ऊपर लिखा था, नहीं लिखा है ना कि -R2 -R1, कुछ नहीं है। ये देखो ये वाला पार्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस वाले की। इंस्टेंटेनियस वाले में R इंस्टेंटेनियस हम कैसे निकालते हैं, ये लाइन दिख रहा है सबको, ये वाला जो पॉइंट है, ढाल किसे कहते हैं, स्लोप को कहते हो ना, जो स्लोप होता है, ठीक है, तो जो ढाल होता है माइनस में, बस वो क्या हो जाएगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस। और देखो माइनस ढाल का मतलब ये है कि माइनस साइन तो तुम लगाओगे, और जो ढाल आएगा निकल के वो भी माइनस में ही रहेगा। नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है ना, अगर ग्राफ तुम्हारे ऊपर की तरफ जाता है तो स्लोप भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप कैसा होगा, माइनस में, और एक साइन पहले से कैसा है, तो आंसर कैसा आ जाएगा। ये पूरा देखो इसलिए समझाना था कि जब तुम्हें किताब में ये ग्राफ दिखाई दे तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओगे, इतना बेकार से ग्राफ है क्या। ग्राफ अब तो थोड़ा ठीक लग रहा होगा ना, अगर घर पे तुम इस ग्राफ को देखोगे तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी कि इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या आएगी अभी भी, सुनीता बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो बताओ, वरना फिर मैं पूछूंगा। पूरे ग्राफ को देख लो, अगर फिर दूसरा वाला भी समझाते हैं तो दोनों बस अपोजिट हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये ग्राफ किसके लिए है, अभिकारक के लिए, तो ये वाला किसके लिए, उत्पाद के लिए, और कुछ भी नहीं है। पहले इसे ही समझ लेते हैं, देखो यहाँ से फिर से t0 है, टाइम का ले लिया, t1 t2 t, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए है, तो उत्पाद तो शुरू में हो ही नहीं सकता, जब टाइम 0 होता है तो ये होता ही नहीं है, उस समय उत्पाद खुद भी कितना होता है, तो तुम देखो कि इसका ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसका ग्राफ यहां से नीचे की तरफ आया है क्योंकि शुरू में यहाँ पे था। T1 टाइम पे तुम देखो, हम मान रहे कि क्या कहते हैं, बढ़ते बढ़ते तुम्हारा उत्पाद यहाँ तक आ चुका है इस जगह पे, ठीक है, तो इससे तुम क्या मान लोगे P1, फिर तुमने टाइम कितना दे दिया T2, भाई और आगे बढ़ेगा, ये यहाँ तक आ गया, ये क्या हो गया, और इस तरीके से मान लो ये तुम्हारी रिएक्शन चलती जा रही है, ठीक है, और टाइम दिया होगा हमने। फिर से तुमसे दो चीजें कहा जाएगा निकालने के लिए, एक तो रेट, एवरेज, तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा सर माइनस का dp अपॉन dt, ठीक है, dp की जगह फिर से तुम क्या लिखोगे, माइनस P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। और वैसे मान लो फिर से कि यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उत्पाद की, 0, हाँ सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0। T1 पे कितना प्रोडक्ट बन गया था, जो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था, 1 मोल बना था, कैसे, टाइम 0 पे तुमने रिएक्टेंट लिया था 5 मोल,
और T1 टाइम पे वो 4 मोल हो गया था, तो 1 मोल कम हो गया था। जितना वो डिक्रीज होता है उतना उत्पाद बनता रहता है। इसका मतलब इस वाले टाइम पे उत्पाद कितना बन गया था। फिर तुम T2 पे पहुंच गए थे यहाँ पे, इस समय रिएक्टेंट कितना बचा था, 3 मोल। कितना बचा था, 2 कम हो गया था, तो अब ऐसी बात है प्रोडक्ट 2 मोल बन गया था। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो चुका है, 2 मोल। ठीक है, फिर से तुमने फॉर्मूला यूज किया, P2 की जगह पर क्या लिखोगे तुम, 2, P1 की जगह पर 1, तो 1 ही आएगा ना। फिर T2 माइनस T1, भाई टाइम हमने कितना, ये 5 था तो ये 8 था, तो ये कितना आएगा, 3। पहले भी 1/3 आया था, अभी भी कितना आया, क्योंकि रेट कभी चेंज नहीं हो सकता। रेट तुम प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालो या रिएक्टेंट के टर्म्स में, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ग्राफ में फिर से देख लो, ये P1 है, ये P2 है, यहाँ से क्या है, 0 है। दो चीजें तुम ग्राफ पे लिख के दिखा दोगे कि भाई एवरेज हम ऐसे निकालना है, फिर से कौन सा निकालना है, इंस्टेंटेनियस, कौन सा निकालना है, वही चीज। ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है ना, ये एक लाइन ड्रॉ करोगे टच करते हुए स्पर्श रेखा, जो उसका स्लोप होगा फिर से वो तुम्हें क्या बता देगा, इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया सबके। लिख के कैसे दिखाओगे, मैं लिख के ऐसे दिखाओगे, dp अपॉन, बताया था ना, इंस्टेंटेनियस में हम डिफरेंशियल का साइन यूज करते हैं, एवरेज में डेल्टा का। इतना क्लियर हो गया, ग्राफ समझ में आ गया। इसे अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना बुक में से, तुम्हें और क्लियर होगा जब तुम इसे एक बार और ड्रॉ कर लोगे। तो कुछ कॉपी तो नहीं करना है इसमें से। तो देखो, रेट एवरेज हो या रेट इंस्टेंटेनियस हो, यूनिट हमेशा क्या होगी उसकी, मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम रहेगी। ये लिख लो, टाइम इनवर्स समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहा हूँ, और डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अभी मिनट इनवर्स लिख के दे दूंगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में फिर रट जाएगा कि मिनट इनवर्स ही होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेकंड का, तभी तुम यूनिट लिख के क्या आ जाओगे, मिनट इनवर्स, तो वो नहीं करना है, टाइम इनवर्स रहने दो। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स का मतलब कारक, वो कौन कौन से कारक हैं। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी अभिक्रिया है उसके दर को कौन कौन अफेक्ट करेगा। तो देखो अभी हम लिख लेते हैं वो कौन कौन होता है। फर्स्ट होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड टेम्परेचर, सेकंड क्या होगा आपका, टेम्परेचर। थर्ड कैटलिस्ट, थर्ड क्या होगा, कैटलिस्ट। फोर्थ सरफेस एरिया भी होता है वैसे, सरफेस एरिया। और कोई दे रखा है, दाब का कुछ, हाँ दाब का वैसे ज्यादा, गैस है, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो वहां पे किसका इफेक्ट देखा जाएगा, फिर प्रेशर का। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनसे कि किसी भी रिएक्शन के दर को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित करने का मतलब समझ में आ रहा है, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, अपने हिसाब से उस रिएक्शन को तुम चला सकते हो। मैं तुम लोगों से शुरू में ही कहा था ना कि चैप्टर को पढ़ने का मेन पर्पस क्या है। अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है तो भाई थोड़ी स्लो कैसे करें जिससे कि हमारा काम चल जाए। ठीक है, अगर मान लो कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, तुम्हें उसे पढ़ना है, पढ़ने का मतलब तुम्हें इसे स्टडी करनी है, तो तुम्हें इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि तुम उसे स्टडी कर पाओ। तो तुम चाहोगे कि वो जो फास्ट रिएक्शन है थोड़ी सी क्या हो जाए। अगर कोई बहुत स्लो रिएक्शन है, जैसे मैंने अमोनिया का एग्जांपल दिया था कि इंडस्ट्री में अगर कोई केमिकल बहुत धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है, और ऑर्डर बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तो वहां पे नुकसान होने के चांसेस है, तो हम चाहेंगे कि वो रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट। तो एक बार को हमें जब ये पता चल जाता है ना कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी भी रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उनको चेंज करके हम रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसके वेग को, उसकी स्पीड को बढ़ाया कम कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। डिटेल में मैं तुम्हें भी समझाऊंगा, वैसे के लिए भी समझ लो कि रिएक्शन का जो दर होता है जनरली सांद्रता बढ़ाने से बढ़ता है। अगर अभिकारक की सांद्रता को तुम बढ़ाओगे तो उसका दर क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसपे कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन 90% केसेस में इसके बढ़ने से रेट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। अब ये वाला फैक्टर भी ज्यादातर ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट क्या होता है, बट फिर से थोड़ा एक्सेप्शन है। 10th क्लास से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो कि 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जो हीट खुद ही निकाल देता है, जो गर्मी खुद निकाल रहा है, और एक को जिसे हीट चाहिए। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको हीट चाहिए, तब तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका फायदा होगा, उसका वेग बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो खुद हीट निकाल रही है और तुम उसे और गर्म करोगे तो कोई फायदा होगा उसका, नहीं होगा। बट जनरली ये देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेट बढ़ता है। और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा जिसे हम कहेंगे एरिनस इक्वेशन। थोड़ा सा बताता हूँ, इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वो फॉर्मूला, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 T1 T2। ठीक है, ये बढ़िया सा एक फॉर्मूला आएगा। किससे रिलेटेड है ये, टेम्परेचर से। और कंफर्म है हर बार 3 से लेकर 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से आना ही आना है। और सबसे आसान फॉर्मूला है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फिर आते हैं बात किसकी करते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक। तो तुम पहली बार अब ये पढ़ोगे, जनरली तुम लोगों को ये बताया जाता है ना कि उत्प्रेरक वो तत्व होते हैं जिनकी उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया फास्ट हो जाती है, यही तो पढ़ाया जाता है। लेकिन वो फास्ट करते कैसे हैं, ये तुम यहाँ पढ़ोगे कि उत्प्रेरक हमें पता है कि रिएक्शन को प्रभावित कैसे करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं, उनकी स्पीड को हमेशा क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। लेकिन ये बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है, कोई तरीका तो होता होगा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सरफेस एरिया, क्षेत्रफल। जाहिर सी बात है अगर किसी अभिकारक का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वो अभिक्रिया भी ज्यादा करेगा। कैसे, देखो अभिकारक का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो अभिकारक अभिकारक आपस में ना आके एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जितना उनका क्षेत्रफल होगा उतने ही चांस होंगे उनके टक्कर लगने के। तुम इस चैप्टर में यही पढ़ोगे कि रिएक्शन ऐसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। यहाँ पे होता है क्या है, अभिकारक आते हैं बहुत तेजी से, एक दूसरे से भिड़ते हैं वो, ठीक है, उनकी लड़ाई होती है अच्छी वाली। तो अगर एक अभिकारक इधर से आ रहा है, एक अभिकारक इधर से आ रहा है, दोनों का सरफेस एरिया, क्षेत्रफल अगर बड़ा होगा तभी तो पूरे चांस हैं कि उनकी टक्कर अच्छी होगी। अगर मान लो क्या उनका सरफेस एरिया कम है और सिर्फ छू के निकल गए एक दूसरे को, तो वहां पे वो अभिक्रिया से उत्पाद कभी नहीं बनता है। उत्पाद से तभी बनता है जो टक्कर होती है ना इनके बीच की, वो बहुत ही अच्छी वाली होती है। इतनी अच्छी होती है कि पहले के बंध उनके टूट जाते हैं और नया जुड़ाव, नया बॉन्ड बन जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सब किससे प्रभावित होगा। फिर बात किसकी करते हैं, प्रेशर की। प्रेशर का ज्यादातर इफेक्ट कहाँ पर होता है, जब तुम्हारे अभिकारक गैस की अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में, क्योंकि सबको पता है कि प्रेशर का इफेक्ट ही कब होता है, दाब का इफेक्ट किस पे होगा, कभी ठोस पे नहीं होता, कभी द्रव पे नहीं होगा, किस पे होगा। तो अगर तुम्हारे अभिकारक गैसियस अवस्था में है तो वहां पे किसका इफेक्ट होगा, बढ़िया वाला, जैसे अमोनिया बनने का। अमोनिया बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, N2 3H2 2NH3, यही तो रिएक्शन है भाई। ये तो चलो बनेगा, अलग बात है, ये और ये इनकी अवस्था क्या होती है। तो जाहिर सी बात है अमोनिया बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो क्या आ जाता है, प्रेशर। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी मॉलिक्युलैरिटी। तो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आने हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। मैंने तुम लोगों को रेट लिखना तो सिखा दिया था ना सबको। एक देता हूँ क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, पता चले कि आया भी नहीं आया कुछ। यस सर, तो तुम लोग हर बार बोल ही देते हो। 2HI H2 प्लस I2, इस रिएक्शन का तुम्हें रेट लिखना है HI के टर्म्स में और H2 के टर्म्स में। और एक कर लो, और रिएक्शन ये तो सेम हो जाएगी रिएक्शन। चलो, जो सबसे ज़्यादा जान पहचान की रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। इसके लिए तुम फिर से रेट लिखो, एक तो हाइड्रोजन के टर्म्स में और एक वाटर के टर्म्स में। ऊपर वाला करके दिखा दो, नीचे वाला फिर बाद में कर लेना।
देखो जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो समझ लो। इसके टर्म्स में लिखोगे तो पहले क्या आएगा, हाफ माइनस का डिफरेंशियल ऑफ एच आई, पूरा कंपाउंड लिखते हैं ना, अपॉन डी। फिर इसके साथ लिखोगे तो डी एच टू अपॉन डी टी। एक साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी तो रेट ही है और ये भी क्या है, रेट है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से रेट इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 डी एच टू अपॉन डी टी। और फिर इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो फिर से 1/2 बस प्लस का होगा क्या, डी एच टू ओ अपॉन डी टी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब इसमें क्या है, ये मॉलिक्युलरिटी कुछ समझाया था ये, हाँ आणविकता कंफर्म आना है। और मैं जैसे पहले ही बताया था कि बहुत सिंपल है, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब होगा बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कितने अणु या अणुओं की कितनी संख्या है, किसकी संख्या, रिएक्टेंट की। तो अभिकारक के अणुओं के नंबर्स या उनकी संख्या, टेकिंग पार्ट का मतलब जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं या अभिक्रिया कर रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, उनको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्युलरिटी। जैसे ये अभी एक एग्जांपल तुम लोगों ने लिखा है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2। यही तो रिएक्टेंट है, सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है और उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मान लो H2 प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कितनी मॉलिक्युलरिटी है इसकी, 3। 2 ये 1 ये, जब कुछ नहीं होता तो 1 तो होता है ये उसके सामने, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 3। और एग्जांपल देख लो एक, ये सबसे सिंपल यही, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, कितनी मॉलिक्युलरिटी है, 4। 1 ये 3 ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्युलरिटी को खत्म कर लिया। कल जो तुम टॉपिक पढ़ोगे वो होगा रेट लॉ, रेट लॉ। अब मैं एक चीज समझा दूं, अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक था। मेन चैप्टर तुम्हारा यहीं से स्टार्ट होगा, कहाँ से, रेट लॉ से, यहीं से डेरिवेशन से स्टार्ट होंगे और यहीं से तुम्हारे न्यूमेरिकल।